जय हिंद सभी को। मैं सुमित कुमार, हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, आप तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है, चरण बंदन चरण स्पर्श। देखो, कई बार जो है कई चीज़ें जो सरकार के द्वारा की जाती हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी नीति, पॉलिसी, एजेंडा, स्कीम चलाया जाता है, योजना चलाई जाती है, उसका लाभ हमें मिलता है। जैसे नल जल योजना हो गया, शौचालय बनवाने हो गए, आवास योजना हो गया, सड़क निर्माण हो गया, बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो सरकार का हमारी जीवन में हर जगह कुछ ना कुछ योगदान होता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार हर जगह आपको कुछ ना कुछ सहायता देती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं? हमारा पूरा का पूरा हाजीपुर पंचायत की अगर बात करूं तो कृषि प्रधान पंचायत है। मैं आज बात करूंगा कोऑपरेटिव फार्मिंग की, मैं आज बात करूंगा सहकारिता कृषि की। अब कोऑपरेटिव मतलब को मतलब होता है एक साथ मिलकर कोई भी चीज को ऑपरेट करना। सहकारिता, सह मतलब साथ मिलकर कोई कार्य को करना। बात समझ में आया? देखो, बिहार में सुधा दूध है, कोऑपरेटिव डेयरी मिल्क है, वो उतना बहुत चर्चित और पॉपुलर और सफल नहीं है। लेकिन मैं गुजरात का उदाहरण दूंगा, अमूल दूध का। आप लोगों ने अमूल दूध का नाम सुना ही होगा। ये इतना प्रसिद्ध है कि उससे लगभग कई लाख किसानों का घर का रोजी रोटी चलता है। एक कॉर्पोरेटिव फार्मिंग का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे पूरे के पूरे भारत में अनगिनत ऐसी जो है सहकारी संगठन हैं जो चलाए जा रहे हैं। और ये सहकारी संगठन कोई सरकार नहीं चलाती जी, ये एक मैकेनिज्म के तहत खुद स्वतः चलता है। मैंने पहले ही बता दिया, सहकारी जो साथ मिलकर कुछ लोग आते हैं, कोई योजना बनाते हैं, उस योजना का क्रियान्वयन स्वयं करते हैं, उससे जो लाभ होता है उसको स्वयं रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मान लो जैसे अभी आप विश्वास करोगे तो गांव वगैरह या पूरे के पूरे भारतवर्ष में 80 से 90% किसान जो है छोटे और मझले जो है कह सकते हो कि दर्जे के किसान हैं, जिनके पास 1-2 एकड़ की ज़मीनें होती हैं। अब क्योंकि जो बड़े बड़े किसान भी अगर आप रखोगे तो जैसे जैसे बंटवारा होता है तो ज़मीनें बढ़ते ही जाती हैं, वो कोई रबड़ है नहीं कि फैलता है। तो ज़मीनें दिन प्रतिदिन घट रही हैं। अब है क्योंकि ज़मीनें घट रही हैं तो अभी जैसे मैं खास करके अपने पंचायत की बात दूँ, सब लोग जो है धड़ल्ले से धान रोपते हैं और गेहूँ रोपते हैं। हाजीपुर पंचायत में मिल्की हो, गंगटा हो, भलुआ हो, या फिर मैं मंजर, या फिर पूरे के पूरे आप देख लो, जहाँ भी इर्द गिर्द आप देख लो, बारसलीगंज में सब लोग जो है, अब है कि वही है कि जो लोग रोपते आ रहे हैं वही सब लोग देखा देखी रोपते हैं, तो मुनाफा भी उतना ही लगभग सबका होता है। बात समझ में आ रहा है? देखो, अगर जिसकी ज़मीनें अधिक हैं तो मुनाफा ऐसा नहीं कि उसको बहुत अधिक हो जाएगा। भाई धान गेहूं जो रेट में बिकेगा वही रेट में उसको मिलेगा ना। फसल अधिक हुआ है तो रेट अधिक नहीं मिलेगा, कि बल्कि उस हिसाब से जितना वो बेचेगा उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको पूरा का पूरा ओवरऑल मूल्य जो है अधिक होगा, लेकिन उसको रेट उतना ही मिलेगा जितना एक सामान्य सा किसान का जो है धान जिस रेट में बिका उसी रेट में धान और गेहूँ उसका बिकेगा। रेट तो सबका एक ही है क्योंकि फसल एक है, धान है, गेहूं है। अब जैसे एक चीज़ मानकर चलो तो इसमें लोग अपनी निजी जो है खेतीबाड़ी करते हैं। तो एक समय था खेतीबाड़ी किया जाता था पेट भरने के लिए। भाई जो है खेत से ही लोग जो पहले खेत धान वगैरह होता था तो धान उसरते थे, चावल बनाते थे और उसका फिर भोजन यापन करते थे, घर परिवार अच्छे से चलता था। अब मैं क्या देख रहा हूँ गाँव में सिस्टम, धान वगैरह कोई नहीं उसरता, जो भी चावल होता है, अब मतलब धान होता है खेते से बिक जाता है, लोग चावल खरीद कर खाते हैं। तो एक प्रकार से आप मान कर चलो ना कि जो भी आपका फसल होता है तो फसल आप बेच ही देते हो और डायरेक्ट चावल ही खरीदते हो। तो जो आपकी ज़मीनें हैं और जितना भी आप मुनाफा कमा रहे हो, तो क्या इस ज़मीन पर कोई दूसरी चीज़ की खेती नहीं की जा सकती है क्या? अब है कि कोई एक व्यक्ति इनिशिएट कैसे करे, कोई एक व्यक्ति जो है सरकार के पास कैसे ले जाए, किस चीज़ की खेती की जानी चाहिए, किस चीज़ की योजना बनाई जानी चाहिए, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, लोन कैसे मिलेगा, लोन कौन देगा, प्रोत्साहन राशि कहाँ से मिलेगी, ट्रेनिंग कौन देगा। बात समझ में? बहुत सारी इशू आ गया।
मन में तो प्रश्न यही उठेगा ना कि भाई साहब सहकारिता की तो बात कर रहे हो, मान लो गांव के 8-10 किसान जो है मिल भी गए कि हमें इस चीज़ को करना है, लेकिन लोन कहाँ से मिलेगा, फंडिंग कहाँ से होगी, बेचेंगे कहाँ, सर्टिफाई कौन करेगा, बहुत सारी समस्या उभर कर आ रही है। देखो, एक कह सकते हो ना कि पूरे के पूरे गांव के स्तर पर आप देखोगे तो कोई भी काम और किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग या कोई भी चीज़ आप व्यक्ति एक अकेला अगर शुरुआत करता है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं लिया है तो मोर और लेस मानकर चलो कि उसमें वो उसे असफलता हाथ लगती है। और जब वो एक बार असफल हो जाते हैं तो उनकी जो पूंजी वगैरह है वो भी डूब जाता है, और फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस काम को करने से पहले 100 बार झिझकता है, 100 बार सोचता है। पूरे के पूरे अगर पंचायत की मैं बात करूं तो सब लोग धान गेहूं रोपते हैं, क्योंकि उनकी पुरखें और पूर्वजें रोपते आ रही थी। तो पूर्वजों के पास ये समस्या था भोजन का, उतना वो खरीद कर नहीं खाते थे। अब सब लोग जो है चावल बाजार से मंगवाते हैं, धान जो है खेते से बेच देते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे भी तो खरीद ही रहे हैं ना भाई। तो जो धान गेहूँ रोप रहे हैं उसके जगह पर कोई दूसरी चीज़ की खेती क्यों ना की जाए, क्यों ना गुलाब की खेती की जाए, क्यों ना चंपा और चमेली और अड़हुल की खेती की जाए। अब कि इतने फूल बिकेंगे कहाँ, प्रश्न तो ये उठता है, इसका भी मैं आगे उत्तर दूंगा। अब इसके साथ साथ क्यों ना मशरूम की खेती की जाए, क्यों ना मछली पालन किया जाए, क्यों ना भेड़ पालन किया जाए, क्यों ना मधुमक्खी पालन किया जाए, हैं। अब जैसे आप पूरे ऐसे लार्ज स्केल पर से सोचो कि जो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग का मैंने उदाहरण दिया अमूल दूध का, तो अमूल दूध आज इतना बड़ा हो गया, आप कल्पना करके देखोगे कि अमूल दूध भी कभी छोटे से सहकारी संगठन से ही प्रारंभ हुआ था। अब बिहार में जो सुधा दूध है वो इतना कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें सरकार की बहुत इंटरफेरेंस होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो सरकार के सरकारी कर्मचारी देखते हैं, इसलिए वो इतना जो है कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अमूल दूध का जो कह सकते हो कि मैनेजमेंट है वो पूरे के पूरे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा रन किया जाता है, सरकार उसमें उतना इंटरफेयर नहीं करती है। और आप देखोगे तो आज अमूल दूध का आइसक्रीम और अमूल दूध का सूखा जो पाउडर होता है दूध का, वो कई प्रकार के ब्रांड जो है दूध वगैरह तो बिकते हैं, और कई प्रकार के ब्रांड दही से लेकर मिठाई से लेकर कई प्रकार के ब्रांड जो है इनके चलते हैं। तो ये सहकारिता का मतलब है, अब जैसे कुछ लोग गौ पालन करते हैं तो 10, 20, 50 लीटर दूध होता है, और अगर 10-20 किसान मिलकर अगर इकट्ठे जो है 1 क्विंटल जो है दूध जो है कह सकते हो कि एक जगह उत्पादन करे और इसे एक जगह सप्लाई करे, कहीं भी जैसे जहाँ रसगुल्ला वगैरह बनता है जैसे लखीसराय वगैरह में, या कहीं भी जहाँ दूध की खपत अधिक है, ठीक है, या फिर खुद एक दूध की ब्रांडिंग कर ले और नवादा में, गया में, पटना में बेचे, ठीक है, तो उससे मुनाफा अधिक होगा। आप देखोगे तो सुधा वगैरह वाला जो दूध रहता है 18, 19, 20, 22 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर उसकी ब्रांडिंग की जाए तो दूध की कीमत जो है 40, 45, 50, दिल्ली वगैरह में तो 60 तक बिकता है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉर्पोरेटिव, अब देखो है कि लोग कहेंगे कि भाई हम अकेले तो उतना कर नहीं सकते, ना ही अकेले हम सर्टिफाई कर सकते हैं, ना ही हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो क्या किया जाए। इसलिए तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं कि 10-20 किसान मिलकर अगर जो पशु पाल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो है कि अच्छे अच्छे पशुधन का होना, अच्छी मात्रा में दूध की उपलब्धता होना। और जब 10-20 किसान मिलकर एक छोटा संगठन बनाएंगे और उसकी एक संस्था बनाएंगे तो उस संस्था को एक सोसाइटी के तौर पे जब उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस संस्था को बैंक भी लोन आसानी से देगी। जो गांव वगैरह में आप देखोगे जो ग्रामीण बैंक होते हैं या जो बंधन बैंक वगैरह होती है वो लोन प्रोवाइड कराती है जब 4-5 लोग मिल जाते हैं तब। तो जब सोसाइटी का निर्माण होगा, और समझ में आ रहा है, जब सोसाइटी बनेगी, जब 8, 10 या 20 जो है कह सकते हो कि किसानों का संगठन होगा, एक साथ मिलकर आएंगे कोई एक प्लान को लेकर कि हमें दूध की कॉर्पोरेटिव फार्मिंग खोलनी है, या हमें मशरूम कल्टीवेशन करना है, या हमें मछली पालन करने हैं, मधुमक्खी पालन करने हैं। अब जब 10-20 लोग सामने आएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो है उस प्लान को कैसे एक्सिक्यूट किया जाना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से लोन मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें निर्धारित करो। सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग लो कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, मछली पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, बकरी पालन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 10 बकरी खरीद लिए हो गया शुरू, नहीं, पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने संस्था को रजिस्टर करवाओ,
और ये सोसाइटी को रजिस्टर करने में बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं होता, पैसा नहीं जो है लगता है। फिर अपने सोसाइटी के नाम से एक बैंक खाते खुलवाओ, उसका एक सेक्रेटरी बनाओ, उसका एक अध्यक्ष बनाओ। इसके बाद आप देखोगे कि उस जो है सोसाइटी को बैंक भी आसानी से लोन जो है मुहैया करवा देगी। और उसके बाद उस लोन के माध्यम से अच्छे बीज खरीद लो, अच्छे कीटनाशक खरीद लो, अच्छी मशीनें खरीद लो, अच्छे ब्रीडिंग की, चाहे जो भी जगह बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन या मछली पालन, तो अच्छी ब्रीडिंग के सीड या फिर उसका कह सकते हो कि बीज जो लोगे, या फिर अच्छे प्रजाति की जो है पशु जो है आप खरीदो। तो ये सब सारी चीज़ें, इस चीज़ को खरीदने के बाद अपने ट्रेनिंग, पहले सबसे ज़रूरी है ट्रेनिंग कहाँ से ली जानी चाहिए, ये सब सारी व्यवस्था आपको पंचायत का मुखिया वगैरह चाहे तो करवा सकता है। अभी तो सारी के सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कुछ एक्सपर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकारी डॉक्टर होते हैं, वीडियो वगैरह से संपर्क करके, किसान मित्र वगैरह भी जो है पंचायत में होते हैं। ये सब चाहें तो गांव में ऐसी अवेयरनेस और जागरूकता फैला सकते हैं। लेकिन किन्हीं को पंचायत के डेवलपमेंट में, किसी के डेवलपमेंट में ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई दिलचस्पी है, और ना ही कोई इस ओर ध्यान देना चाहते हैं। कोई मुखिया सरपंच बनता है तो अपने सिर्फ जेब भरने में लगे हुए होते हैं, अपनी हवेली बनाने के लिए वो जो है बने हुए होते हैं, एक बोलेरो खरीदने के लिए बने होते हैं। गांव का डेवलपमेंट कैसा है, कैसे हो, गांव का विकास कैसा हो, किन किन चीज़ों को लेकर हम गांव के किसानों का उद्धार कर सकते हैं, उनका जो है भलाई कर सकते हैं, इस पर किन्हीं को कोई ध्यान नहीं होता। तो हम इसी बातों को जो है यहाँ आपके सामने रखने की, कैसे कॉरपोरेटिव फार्मिंग के माध्यम से जो है हम किसानों का भला कर सकते हैं। मैंने पहले कह दिया, ट्रेनिंग ले लो, सोसाइटी को रजिस्टर करवाओ, बैंक में एक अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद लोन मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा, काम शुरू करो। देखो, ट्रेनिंग सबसे बड़ी जो है ज़रूरत, कह सकते हैं जरूरी का चीज़ है। आप लोग आज तक जो है किताबों में जो है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ते आए हैं, तो इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तब एग्जाम देते हैं ना, बात समझ में आएगी ना। ठीक उसी प्रकार एक बार ट्रेनिंग लो, फिर आप काम को प्रारंभ करो। काम एक प्रकार से आपका जो है एक परीक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए, और फिर उसमें अगर कुछ लूपहोल्स, खामियां होती है तो फिर जो है अपने ट्रेनर से जो है सलाह लो। तो ट्रेनर वगैरह आपको जो है पंचायत उपलब्ध करा सकते हैं, वीडियो वगैरह से संपर्क करके। हर एक जिला में कृषि अधिकारी होते हैं, हर एक जिला में जो है पशु के डॉक्टर्स होते हैं, सरकारी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद अगर आप देखो तो कह सकते हो कि ये सब चीज़ें हो जाएगा, तो अगर आप एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बना लेते हो, रजिस्टर करवा लेते हो, लोन मिल जाएगा, अच्छे बीज मिल जाएंगे, अच्छे पशु मिल जाएंगे, अच्छे बिया मिल जाएगा। ये सब होने के बाद जो है सरकारी आपका जो है सहकारी जो संगठन होगा, उसका एक नाम होगा, वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी। तो कहीं भी वो क्रय विक्रय जब करेगी तो 10-20 लोग, अब जैसे एक व्यक्ति अगर कहीं कोई मूल्य तय करता है तो उस पर जो बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं है कि जाके बरसालीगंज बाज़ार में, नवादा बाज़ार में बेचोगे, ऐसे बाज़ार में आप अपने उत्पादन को बेचोगे जहां उसकी डिमांड अधिक हो। अब जहां डिमांड अधिक है तो वहां आप जाओगे तो स्वाभाविक सी बात, अगर एक अकेला जाओगे तो आपको के ऊपर वो हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर 10-20 किसानों का संगठन जाएगा, एक प्रतिनिधि जाएगा, तो आप उनसे अच्छे से बैठकर अपनी जो है मूल्यों को जो है निर्धारित कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर इसी को ज्वाइंट फार्मिंग वगैरह भी करते हैं कि कई किसान मिलकर जो है एक साथ खेती बाड़ी पर जो है ध्यान केंद्रित करना। इससे लाभ क्या होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्निक, जैसे अब तक जो खेती बाड़ी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे थे उसमें उतना लाभ नहीं है भाई, पेट तो बढ़ जाएगा लेकिन उससे लाभ नहीं है। तो अब जो है खेती को बिजनेस के तौर पे देखना चाहना चाहिए, और कोऑपरेटिव फार्मिंग यह एक अच्छा माध्यम है, एक विधि है जिसके माध्यम से किसानों की इनकम, आय को ऊपर उठाया जा सकता है। इसके बाद देखो सोशल हार्मोनी, इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ेगा, आपस में भाईचारा जो है डेवलप्ड होगा। लैंड रिफॉर्म वगैरह होंगे, क्योंकि कई बार जो होता है ना कि किसान जो है एक साथ मिलकर, अगर आप मान के चलो कि अगर एक साथ 20-30 या 40 बीघे में सभी किसान, मतलब किसी एक का जो है अगर एक साथ तो 40 बीघा होता नहीं है, ठीक है, किसी का 1 बीघा यहाँ है, 2 बीघा यहाँ है, 4 बीघा हुआ है। अब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन ले लो जहाँ पपीता की खेती करने लगे, गुआवा की खेती करने लगे, अमरूद, कितने बड़े बड़े अमरूद फलते हैं, 250-300 रुपये किलो बिकता है बाजार में, ठीक है। तो इस प्रकार पपीता की खेती करने लगे, एलोवेरा की खेती करने लगे, अमरूद की खेती करने लगे, लीची की खेती करने लगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर लार्ज स्केल पे 40-50 किसान मिलकर
जो है एक जगह पूरी एक ही चीज़ की अगर खेती करते हैं तो उसका केले की खेती हो गया, तो उसका जो है मार्केट अच्छा अवेलेबल हो जाएगा और वो बिक भी जाएगा आसानी से और अच्छे मूल्य पर बिकेंगे। ठीक है, फिर देखो है लोन वगैरह मिल जाएगा तो अच्छे सीड वगैरह, अच्छे बिया वगैरह, अच्छे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अच्छे फर्टिलाइजर वगैरह वो खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ हाई वैल्यू में वो बेच सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह की उपलब्धता आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक फार्मिंग नहीं 10-50 फार्मर रहेंगे, जिससे कि ट्रेनर भी समझेगा चलो इतने किसानों को लाभ होगा, वो ट्रेनिंग वगैरह आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। और गांव के पंचायत मुखिया अगर चाहे तो आपके पंचायत में ऐसी व्यवस्था कर सकता है। मैंने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर जो है ट्रेनर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध है। ठीक है, आप जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर पीडीओ वगैरह से संपर्क करके अगर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि चाहे तो इस चीज़ को करवा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की भी इसमें सहयोग होती है और गवर्नमेंट भी इन ऐसे कॉर्पोरेटिव फार्मिंग को लोन प्रोवाइड कराना चाहती है और आसानी से लोन देती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के। देखो हर जगह सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है कि आप अपने उत्पादन में एकदम जीरो फर्टिलाइजर का उपयोग करें, ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह बनते थे गोबर वगैरह से उस आधार से खेती करें और उसको सर्टिफाई करें कि ये हमारा प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी यूरिया फर्टिलाइजर नहीं डाला गया है, उसका मूल्य आपको अधिक मिलेगा। अब ये सर्टिफाई कैसे होगा? जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी और 10-20 किसान मिलकर सभी जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे तो अपने आप का एक जो सोसाइटी आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा उस सोसाइटी के रजिस्टर्ड के माध्यम से ही आप जो है बीडीओ वगैरह तक या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं, मुझे सर्टिफाई करें। तो सर्टिफाई हो, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसका जांच पड़ताल कर जाएगा, आपकी मिट्टी का जांचा जाएगा, फिर आपके उत्पादन को एक अच्छा मूल्य मिलेगा, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट जो है दे दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो मैट्रिक इंटर पास करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं, किसानों को भी सर्टिफिकेट मिलता है, ये याद रखें। ठीक है, फिर कॉरपोरेशन की भावना जब और अधिक फैलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपसे प्रेरित होंगे। अगर एक गांव में कोई ऐसी कॉरपोरेटिव सोसाइटी बैठ जाए, ठीक है, और वो अगर लार्ज स्केल पे अच्छी सफलता अर्जित कर ले, अच्छे किसान मुनाफा कमाने लगे, तो आपसे अन्य किसान भी प्रेरित होंगे और अब बिलीव मी कि इससे गांव में ही लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव के किसान ही अच्छा मुनाफा और इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद जो है मैन पावर हो गया, मशीन वगैरह अच्छे नए मशीन जो है खरीदे जा सकते हैं। सरकार के तय जो है 10-10 लाख कल भी लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि जो है आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जो खरीद सकते हैं जो आवश्यकता होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में, जैसे दूध वगैरह के लिए कोल्ड स्टोरेज और फ्रीज वगैरह का होना आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में हुआ, क्योंकि बहुत सारे किसान बहुत चीज़ों को उत्पाद करेंगे तो प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होगा, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसे जो है एक थोक में कहीं बेच सकते हैं, एक सोसाइटी के तौर पर ही कि हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी आज इतने क्विंटल जो है अमरूद को, इतने क्विंटल सेब को, इतने क्विंटल लीची, केला या फिर जो है मध वगैरह या फिर कह सकते हो कि मीट वगैरह का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकायदा आप अपना सर्टिफिकेट लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं। तो आप एक कहो अब भाई फल की ब्रांडिंग होती है, भाई फल की भी ब्रांडिंग होती है, सब्जी की ब्रांडिंग हो सकती है कि भाई यह सब्जी जो है इस सोसाइटी से बनकर आई है, उत्पादित होकर आई है। ठीक है, यह सोसाइटी का यह अपना एक ब्रांड है कि यह पूरा ऑर्गेनिक तरीके से यह जो है खेती बाड़ी करती है, खाद वगैरह अधिक नहीं डालती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, प्रोक्यूरमेंट कर सकते हो, नए नए बीज को आप अच्छे से प्रोक्यूर कर सकते हो, प्रोसेसिंग वगैरह है। अब जैसे आप डायरेक्ट टमाटर ना बेच करके एक छोटी सी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो, मान लो सरकार 10 लाख की लोन देती है तो छोटी सी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो। और जो ये जैसे केचप वगैरह की जो चटनी देखते हो ना, तो टमाटर ना बेच करके आप पहले प्रोसेस करके चटनी बनाओ और चटनी को ही सप्लाई करो, एक ब्रांड बना लो सोसाइटी के ही नाम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में जो है सरकार मदद करती है और ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो आप जो है मार्केट में उतरकर जो है अच्छा एक प्लेयर बन सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ की ओर बढ़ना है, तो उसका एक माध्यम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है,
पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो कुछ कॉरपोरेटिव जो है पंचायत के स्तर पर होते हैं, जैसे कुछ किसान मिलाकर, किसान के इर्द गिर्द 2-4 जो कह सकते हो कि उसके इर्द गिर्द जब 2-4 गांव वाले जानेंगे वो अभी उनसे जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे सुधा दूध वगैरह में तो सुधा दूध का मूल्य कम मिलता है। ऐसे ही पैकेजिंग का प्रोसेसिंग की यूनिट अगर बैठा दी जाए गाँव में 10-20 किसान मिलकर, जो कम होगा, ऐसा नहीं कि 1-1, 2-2 गाय रखे, 1-1, 2-2 गाय में नहीं कुछ होने वाला है। कम से कम एक व्यक्ति 10-10, 20-20 गाय रखे, गाय पर ही पूरे की पूरी तरह से आश्रित हो जाए, धान गेहूं रोपना बंद कर दें। फिर देखो जो है एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी दूध का कितना अच्छा चलता है। और जो दूध सुधा वाले 20-22 रुपये या 18-19 रुपये लेते हैं वो आप 40-50 रुपये बेचोगे। तो इनिशिएट तो करना ही होगा ना, शुरुआत तो करना होगा ना, तभी तो आप क्रांति की स्थापना कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई विल क्रिएट अ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोकल स्तर पर भी किया जा सकता है, फिर स्टेट स्तर पर भी कॉरपोरेटिव संस्थाएं जो है बनती है, और मल्टी स्टेट लेवल पे भी कई राज्यों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करता है, जैसे अमूल वगैरह हो गया। तो अमूल की जो अभी इतनी पॉपुलैरिटी है वो भी कभी एक छोटे से किसान के द्वारा, छोटे से व्यक्तियों के द्वारा एक गांव में ही शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि बार्सलीगंज को इंडस्ट्रियल एक हब माना जाता था जब चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन चीनी मिल बंद हो जाने के बाद अब एक कोई दूसरा वहाँ कोई सीमेंट वगैरह का या कोई भी चीज़ की जो फैक्ट्री खोली जा रही है या खोली जाएगी, उसे किसानों का मूलभूत कोई परिवर्तन उसमें नहीं मतलब होगा, या फिर उससे उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी। अगर एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, क्योंकि बिहार सरकार कह सकते हो थेथर है, हम तो यही कहते हैं, ना ही वो एग्रीकल्चर पे ध्यान देती है और ना ही वो खेती के साथ बाड़ी पे ध्यान देती है, पशुपालन या फिर इससे संबंधित। अब गुजरात वगैरह में देखोगे तो वो इंडस्ट्रियली तो डेवलप्ड हैं ही, साथ साथ एग्रीकल्चर के तौर पर भी वो विकसित है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा हो गया, ठीक है। तो वहाँ तो उद्योग धन कारखाने हैं, खेती बाड़ी भी वहाँ उन्नत कृषि के तौर पर की जाती है। तो हम मेरी मतलब संकल्पना है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर इफ़ आई विल बिकम द प्रधान और आई विल बिकम द मुखिया ऑफ माई पंचायत, हाजीपुर पंचायत, देन आई विल इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन माई विलेज, इन माई सोसाइटी, इन माई पंचायत, ठीक है। तो मैं जिस भी रूप में हो सके या एक कह सकते हो कि अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने का प्रयास करूँगा कि इस प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी की अवधारणा के माध्यम से हम जो है किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, खेती बाड़ी को मुनाफा वाला बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यही कह के चलता हूँ कि सरकारें जो कदम उठाती हैं उठाएं। सरकारें जो भी योजनाएं, स्कीम, पॉलिसी आपके लिए बनाती है वो तो चलते ही रहेगा। आप अपने स्तर पर अपनी उन्नति के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराज।